हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर मैथ। तो हमने आपसे आपके 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा में, है ना। मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा में आपके 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके। आप चैप्टर 2 जिसमें हमने कवर कर लिया है। पहला चैप्टर आपका जो बेसिक मैट्रिसेस पे चैप्टर था। ये मैट्रिसेस कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स की होती है, और जो मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ये वाला हमने कवर कर लिया, है ना। मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है और मैट्रिक्स कैसी कैसी होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसमें 2 मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इक्लन फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें इक्लन फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 3 या चैप्टर 4, जिसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और नेक्स्ट चैप्टर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पे आएगा, उसमें भी इक्लन फॉर्म का हम यूज करेंगे, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इक्लन फॉर्म आनी चाहिए। आपको याद होगा इक्लन फॉर्म में हमने आपको रो ऑपरेशन यूज करने के लिए बताया, हमेशा रो ऑपरेशन लगाएंगे, इसलिए इसको रो इक्लन फॉर्म भी कहते हैं, रो इक्लन फॉर्म REF, है ना। अभी आप में रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म नहीं है। आई थिंक वो सेमेस्टर 4 में आप लोग पढ़ेंगे चल के, है ना, रो रिड्यूस्ड इक्लन फॉर्म वगैरह। जब एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा एक पेपर आएगा, वो जब पढ़ेंगे आप ना, तो सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे सर। फिलहाल इक्लन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। आज क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 के हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन। चैप्टर 3 के हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन। चैप्टर 3 हमारा क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। वेट, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आज हमको कवर कर रहे आज। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या होता है, आपको इक्वेशंस दी जाएंगी और एक इक्वेशन का सिस्टम दिया जाएगा, और फिर पूछा जाएगा कि आप इसमें सोल्यूशन बताइए कि ये सिस्टम मेरा कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होगा तो क्या प्रॉपर्टीज होंगी, इनकंसिस्टेंट होगा तो क्या प्रॉपर्टीज। तो जैसे आप लोगों ने लाइनर इक्वेशन पढ़ के रखा होगा, मैं 3 यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ। पहले जैसे हमने लिखी x+2y = 5, एक इक्वेशन ये, और साथ में हमने लिखी p(x−y)=1। दूसरी इक्वेशन लिखी x+2y = 5, और यहाँ पे आ गया x+4y = 2। तीसरा हमने लिखा x+2y = 5, और तीसरा ले लिया हमने x+2y = 5। थर्ड वाले में आ जाएगा 2x+4y = 7। थर्ड वाले में ले लिया 2x+4y = 7। अब जरा इसको सॉल्व करूँ। इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ, आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 7x, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7। एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1। एक्स की वैल्यू जैसे किसी भी इक्वेशन में हम रखेंगे, तो 1 जैसे ही रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जैसे ही आप इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे या माइनस से माइनस करोगे, कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, यानी x और y क्या हो गए, फ्री। जैसे मैं y को अगर यहाँ पे के लेट कर लूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5 - 2। यहाँ पे और इसको सॉल्व करो, जैसे मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये माइनस होके कैंसिल हो जाएंगे, इधर माइनस होके, तो ये 0 क्या आ जाएगा, 10 से 7। अब ये 3 कंडीशन मेरे पास में। अब जरा ध्यान दो, पहली वाली कंडीशन में आपको x और y दिख रहे हैं आराम से। इस वाली कंडीशन में x भी निकला है, y भी निकला है। इस वाले केस में x और y की यूनिक वैल्यू आई है, इसीलिए ये जो हमने 2 इक्वेशन लिखी है, इसके पास यूनिक सोल्यूशन है। इस वाले केस में y और x के पे डिपेंड करके, है ना। अब के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये कोई भी हमारा रियल नंबर हो सकता है।
इस वाले केस में हमको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो कि 0 3 के कभी इक्वल हो सकता है, यहाँ पे तो कंट्राडिक्शन मिल गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब जब ऐसा पॉसिबल ही नहीं तो इस वाले केस में आपको नो सोल्यूशन मिलेगा। तो इन्हीं 3 बातों पे हम चर्चा करेंगे इस वाले टॉपिक में, जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लाइनर इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लाइनर इक्वेशन होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स, ये वाला सिस्टम हमने लिख दिया, यहाँ पे देखिए a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट 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 a1n xn, एक इक्वेशन ये है, इधर हमने b1 लिख दी। ऐसे सिमिलरली a12 और a12 x1 प्लस a22 x2 प्लस डॉट 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 a2n xn इज इक्वल b2। ऐसे इसको बढ़ाते गए, इधर इधर हमने लिखा a1n x1 प्लस a2n x2 प्लस डॉट 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 करेंगे, ये इधर आ जाएगा हमारे पास ann xn इज इक्वल टू bn। अब ये वाला जो सिस्टम बना, ये हमने कंसीडर कर लिया सिस्टम, इसको 1 नाम दे दो, कंसीडर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लाइनर इक्वेशन। लाइनर इक्वेशन कंसीडर कर लिया। अब यहां से हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, कन्वर्ट इन मैट्रिक्स फॉर्म, कन्वर्ट इन मैट्रिक्स फॉर्म। नहीं तो सॉल्व करना बहुत जरूरी नहीं कि हम सॉल्व ही कर पाए, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट ना करें तो। a11 कोफिशिएंट सबके लिख लो, a12 डॉट 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 a1n, यहाँ पे आ जाएगा a हमारा 21, a22 डॉट 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 a2n, इसको और आगे बढ़ाओगे an1 से लेके हमारे पास ann, ये वाला हमारा मैट्रिक्स बना। यहाँ पे आ जाओ, ये आ गया x1 x2 से लेके xn, लास्ट में इक्वल में हमारे पास b1 से लेके क्या आ जाएगा bn, है ना। तो इस वाले मैट्रिक्स को और इस वाले कॉलम वेक्टर को और इस, ये जो कॉलम वेक्टर है, ये जो मैट्रिक्स है, ये हमारा n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। एक कॉलम रो कितनी है n, कॉलम कितना है 1, यहाँ पे रो कितनी है n, कॉलम कितना है 1। अब जरा ध्यान दो, ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं a नाम दे रहा हूँ, कैपिटल A, और ये जो x1 x2 xn वेक्टर है इसको कैपिटल X नाम दे रहा हूँ, इसको हम नाम दे रहे हैं कैपिटल B, इस तरीके वाला भी। अब ये जो बना, इसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लाइनर इक्वेशन, है ना, इसी को नाम देते हैं सिस्टम। जहां पे अब इसको हमने नाम क्या दे दिया, सिस्टम। अब जो ए है हमारे पास, इस वाले ए को हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब जो ये ए है, ये हमारा होता है क्या, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि हमने x और x1 x2 xn के कोफिशिएंट इसमें हमने क्या किए हैं, इकट्ठा किए हैं, तो जो कोफिशिएंट इकट्ठा किए इसलिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। अब ए के साथ अगर हम बी को भी ले लें इस तरीके से, अब जैसे ए हमारे पास n क्रॉस n का है, यू नो, ठीक है, ए n क्रॉस n का है, ठीक, ए हमारे पास n क्रॉस n का है, बी हमारे पास n क्रॉस 1 का है। चलो इसको अभी छोड़ो, ये इस तरीके से जो मैट्रिक्स बनाएंगे इसको हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का नाम देंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। सर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है पहले बताइए तो, अच्छा बताते हैं, क्या परेशान हो। जैसे हमने जो मैट्रिक्स कंसीडर की a11 a12 से लेके a1n, साथ में a21 a22 से लेके a2n, इसको हम और आगे बढ़ाए a1n, इसको हम डायगोनली बढ़ाए ann, और ये जो मैट्रिक्स हमारी आई, और साथ में जो b1 b2 और ये bn, ये वाला ले लिया साथ में, इसको ऐसे लाइन की तो है ना ऐसे, और इसको इधर से। अब ये जो मैट्रिक्स हमारा बना ए, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। जैसे ये हमारे n क्रॉस n का था, तो इसमें कितनी रोज है n, बट कॉलम कितने हो गए n+1, है ना, इस तरीके से। तो ये वाला, ये जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है इसको नाम देते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। इसी से चीजें सारी की सारी सॉल्व आउट होगी, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास, इसमें मैट्रिक्स आपका m क्रॉस n का हो सकता है, मैट्रिक्स n क्रॉस n का हो सकता है, यानी ऑर्डर। अगर m क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो बनेगा, और एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना वो n क्रॉस n+1 का बना। सिमिलरली इसमें भी
m क्रॉस n प्लस वन का आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। हालांकि इस वाले आर्डर के बारे में आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हमको मिलता है सोल्यूशन, ये देखो, है ना, कैसे कैसे सोल्यूशन मिल सकता है। हमारे पास ये सिस्टम है ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब आपको पता चल गया होगा कि जहाँ पे ए हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है ना, ए वन वन से लेके ए एन एन तक, और यहाँ पे ए वन एन से स्टार्ट है, ये यहाँ पे ए एन वन से स्टार्ट है ना, ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और एक्स हमारे एक्स वन से लेके एक्स एन तक के टर्म है, और जहाँ पे बी हमारा बी वन से लेके बी एन तक के टर्म है ना। अब यहाँ पे दो केस बने, ऑन द बेसिस ऑफ बी, आइदर बी जीरो होगा या फिर नॉन जीरो, बी या तो जीरो होगा या फिर बी नॉन जीरो। बहुत ध्यान से समझना, अगर बी हमारा जीरो होता है, अगर बी हमारा जीरो होता है तो जो सिस्टम होगा ये होमोजीनियस सिस्टम। अगर बी हमारा नॉन जीरो होगा तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ठीक, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब यह हो गया कि इसके पास हमेशा सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। अब सोल्यूशन मिलेगा तो दो बातें, या तो सोल्यूशन यूनिक मिलेगा या फिर सोल्यूशन इनफाइनाइट मिलेगा, या तो सोल्यूशन यूनिक मिलेगा या फिर सोल्यूशन इनफाइनाइट मिलेगा। उतनी बात क्लियर हुई, या तो सोल्यूशन यूनिक मिलेगा या फिर सोल्यूशन इनफाइनाइट मिलेगा। यूनिक किस केस में सोल्यूशन मिलेगा, जब रैंक रैंक ए की, देखो रैंक भी इसमें यूज होगा, ए की रैंक फुल होगी, दैट मीन्स अगर एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स सही है तो ए की रैंक फुल होनी चाहिए, फुल रैंक पे, ठीक, हमको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और ए की रैंक, रैंक ऑफ ए अगर एन से थोड़ी भी कम होगी, लेस देन वन होगी, जैसे आपके पास थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है और आपको रैंक वन मिल गई या टू मिल गई, है ना, एग्जैक्टली थ्री नहीं मिली, उस केस में आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, इस वाले केस में यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और होमोजेनियस सिस्टम में यूनिक सोल्यूशन जो होता है उसे हम जीरो सोल्यूशन कहते हैं। ये बात समझ में आई। अब आ जाओ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस सिस्टम में दो बातें आती है, या तो रैंक, इसमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आपको बनाना पड़ेगा, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं होगी, या फिर रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए के इक्वल होगी। देखो ये चार्ट हम समझा रहे हैं ना, तो इसी के बेसिस पे पूरा चैप्टर में रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं होगी या फिर होगी। अगर नहीं है तो इस वाले केस में इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और इन सिस्टम जब इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो इस वाले केस में आपको नो सोल्यूशन की कैटेगरी मिले। यहाँ पे जब रैंक इक्वल होगी तो हमको सोल्यूशन मिलेगा, तो हमारे पास दो बातें आती, सोल्यूशन मिलेगा तो भाई साहब आइदर यूनिक मिलेगा या फिर इनफाइनाइट मिलेगा। और सोल्यूशन अगर यूनिक मिला तो ए की रैंक जो है फुल होनी चाहिए, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिला तो रैंक ए की फुल नहीं होनी चाहिए, कुछ कम होनी चाहिए, वही वाला केस बन जाएगा। ये वाला हमारे पास क्या है, चार्ट। इसी चार्ट से हम पूरा चैप्टर सॉल्व आउट कर लेंगे बहुत जल्दी, कि हमारे पास सिस्टम या तो होमोजीनियस होगा या फिर सिस्टम कैसा होगा, नॉन होमोजीनियस। अगर सिस्टम नॉन होमोजीनियस है तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और मैट्रिक्स यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक हमारी अगर सेम है तो सिस्टम कंसिस्टेंट। अगर सेम है ना, यहाँ पे सेम है, इस वाले केस में कंसिस्टेंसी आएगी, सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। और जैसे ही सिस्टम कंसिस्टेंट हुआ, रैंक सेम हो गई, रैंक सेम हुआ तो यूनिक और इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा, तो यूनिक मिलेगा तो रैंक एटी फुल होनी चाहिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स की। अगर रैंक फुल नहीं है, कम आ रही है, तो फिर इस वाले केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। आई थिंक ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, ना क्लियर हो तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। तो सिस्टम यूनिक होगा, मतलब सोल्यूशन यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगा, यही केस मिल सकते हैं, इसके अलावा तो केस कोई बन नहीं रहे, मुझे तो नहीं लग रहा है, अगर आप लोगों को लग रहा है तो बताइए। अब ये समझ में कैसे आए कि ये है क्या एक्चुअली में,
ये हम आपको क्वेश्चन से कराएंगे। अब जैसे ही क्वेश्चन हम आपको कराएंगे आपको सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी कि एक्चुअली में हो क्या है। जैसे आप आइए क्वेश्चन की लोकेशन देखिए, लोकेशन ऑफ दैट क्वेश्चन पेज नंबर 46 पे जाइए और एग्जाम्पल नंबर 1 को ओपन कर दिए। इस वाले क्वेश्चन को मैं कराने जा रहा हूँ आपको। यूज द टेस्ट ऑफ रैंक, चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब जैसे हमको एक क्वेश्चन दिया है, ये वाला सिस्टम हमको बना के दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। एक्स प्लस, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप बुक से देख सकते हैं, या नहीं भी देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन की जरूरत है, बाकी मैं देख लूंगा। एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, फिर आ जाएगा एक्स प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 7, फिर आपका आ जाएगा एक्स प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 10। ये वाला हमारे पास सिस्टम। अब जरा ध्यान दो, कलर चेंज। अब हमको बनानी है कोफिशिएंट वैल्यू, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो, यहाँ पे z। कोफिशिएंट इसके इकट्ठा करो, x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, हर जगह 1 1 x का कोफिशिएंट है। y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4। फिर z का कोफिशिएंट 1 है, 3 है, 5 है, 7। दिस इज द सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखिए जो भी आपके पास x y z है, और इधर b जो है हमारे पास ये क्या है 4 7 10। अब ध्यान दो, ये वाला b हमारा है, b कैसा है नॉन जीरो, तो ये सिस्टम यहाँ से हमको पता चला नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। ax इज इक्वल टू b आ रहा है, जहाँ पे b कैसा है नॉन जीरो, तो नॉन होमोजीनियस वाली सारी बातें हमको याद आ जानी चाहिए माइंड में, ठीक है। अब ये वाली कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, अब यहाँ पे देखो इधर आ, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, अब हम बनाएंगे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में हमको ऐसे जाना पड़ेगा, जो भी मैट्रिक्स हमको गिवन है 1 1 1, फिर क्या है 1 2 3, फिर क्या है 1 3 5, फिर क्या है हमारे पास 1 4 7, और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स वाला वेक्टर क्या है हमारे पास 1 4 7, यहाँ पे 1 भी है ना, 1 4 7 10 1 4 10। अब ये वाला देखो हाउ मेनी रोज, देखो ए का साइज यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कितनी रोज है 4 रोज, कितने कॉलम है 3, 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, यानी एम क्रॉस एन टाइप का बन रहा है। इसमें नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ रोज 4, नंबर ऑफ कॉलम 4। तो हमने बताया था ना कि अगर ए एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए जो बी आएगा, ए हमारे पास एम क्रॉस एन प्लस 1 का हो जाएगा, तो देखो वही वाला हो रहा है, 3 में 1 ऐड हो गया। अब हमको क्या करना है, नाउ यूजिंग रो इक्विवेलेंट फॉर्म, नाउ यूजिंग, इसी से तो रैंक का प्रेडिक्शन करेंगे, आर ई एफ को हम क्या कह रहे हैं रो इक्विवेलेंट फॉर्म। अब जरा ध्यान दो क्या लगाएंगे रो इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में पहली नॉन जीरो एंट्री, बाकी उसके नीचे सारा कुछ जीरो होना चाहिए। तो R2 में हमको वर्क करना है, कैसा वर्क करना है, अगर मैं R2 से R1 माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। R3 में वर्क करना है, अगर मैं R3 से R1 माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। R4 में वर्क करना है, अगर मैं R4 से R1 माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ये जो डिनोट करते हैं इधर वाले टर्म, इसमें वर्क करना है और ये वाला काम करना है। अब देखो इस वाले के बाद जो हमारी मैट्रिक्स कन्वर्ट हुई ये इसमें आ जाएगी। देखो ये हमारा जो पहली वाली रो, हमारी पहली वाली रो में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, उसको ऐसे ही लिख देना। फिर 1 से बन गया 0, 2 से बन गया 1, 3 से बन गया 2, 4 से बन गया 3। आप लोग देखते रहिए ऑपरेशन। सिमिलरली 1 से 1 0, 3 से 1 2, 5 से 1 4, 7 से 1 6, 1 से 1 0, 4 से 1 आ गया 3, 7 से 1 6, 10 से 1 9। ये वाली बात हमारे पास आ गई। अब देखो फिर से अब हमको काम करना पड़ेगा इस, अब मैं क्या करता हूँ इस वाली मैट्रिक्स को उस पेज पे ले जाता हूँ। चलो लेके चलते हैं। ये है 1 1 1 1 2 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स 1 1 1 0 1 2 3 0 2 4 6 0 3 6 9। मैं चेक कर लेते हैं, यस आई एम करेक्ट, ये मैट्रिक्स ये हमारे पास क्या है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, तो घबराना नहीं है। ऐसे आपको मैट्रिक्स बनानी है, आप 1 2 क्वेश्चन करोगे ना तो परेशान नहीं, आपको हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो,
अब पहले के नीचे तो सारे जीरो हो गए, इक्वलेंट फॉर्म की कंडीशन सेटिस्फाइड। ऐसे सिमिलरली सेकंड रो का जो नॉन जीरो एंट्री है उसके नीचे वाले टर्म जीरो होने चाहिए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, R2 में नहीं वर्क करना है, R3 में वर्क करना है। कैसा है करना, अगर मैं R3 से 2R2 माइनस कर दूं और ऐसे R4 में, अब ये बात समझ में आ गई हुई, इक्वलेंट फॉर्म पे हमने कई सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए है ना। R4 से अगर मैं 3R2 माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। पहली रो में कोई काम नहीं करना, उसको ऐसे लिख दो। दूसरी रो में कोई काम नहीं करना, उसको ऐसे लिख दो। तीसरी रो में आ जाओ। अब जरा देखो, इस वाली रो में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब 2 से करोगे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 4 6 है, तो इससे जब माइनस करेंगे तो पूरी रो जीरो हो जाएगी, तो ये पूरा जीरो। सिमिलरली इसमें कह रहा है 3 से मल्टीप्लाई करो, ये देखो इसमें कह रहा है इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कर दिया इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको नहीं करना। तो जब 3 से करोगे 6, 3 से मल्टीप्लाई, नहीं 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 नहीं, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर वाली करना, R2 में करना है। देखो गड़बड़ हो जा रहा है तो थोड़ा ध्यान से ये सब चीजें ऑपरेशन लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है ना। हाँ आ जाओ। अब इसमें हमको 3 से मल्टीप्लाई करना, आपकी बात कर लेते हैं। 3 से करोगे 3 6 और ये हो जाएगा 9। अब देखो 3 से 3 जाएगा 0, 6 से 6 0, 9 से 9 0, तो ये वाली भी रो जीरो हो गई है ना। ये वाली, ये हमारी बन गई आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को हमने रो इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास क्या आता है, ये जो मैट्रिक्स आई, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये जो मैट्रिक्स आपके पास आई है, हमने क्या कहा था, आपको जो नॉन जीरो एंट्री मिले फर्स्ट रो में उस पे बॉक्स बनाना है, दूसरे रो में उस पे बॉक्स बनाना है। तो ये जो बॉक्स दिखते हैं इनको ना पाइवोट बोलते हैं, है ना, पाइवोट। अभी जो बॉक्स बने, हाउ मेनी बॉक्स, 2 बॉक्स। तो यहाँ से पता चला रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू 2। अब ध्यान दो, ये वाली यहाँ से यहाँ तक हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और ये वाली पूरी काउंट करते हैं तो ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ये वाली हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है और ये वाली हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो यहाँ से ए बी की रैंक पता चलेगी फुल वाली मैट्रिक्स से। और ये वाली इतनी जो मैट्रिक्स है जहां पे मैंने ये वाला डंडा खींचा हुआ, ये आगो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स की भी रैंक 2 हो जाएगी। देखो ध्यान दो, अगर यहाँ पे कोई एंट्री बचती नॉन जीरो, ये वाली, जैसे मान लो इस वाली जीरो की जगह पे अगर 2 होता, यहाँ पे हमको बॉक्स बनाना पड़ता, तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 हो जाती और इस वाली मैट्रिक्स की रैंक 2 ही रहती। तो यहाँ से ये सेम नहीं होता, ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता। बट इस वाले केस में हो क्या रहा है, इस वाले केस में जो हमारे पास, इस वाले केस में जो भी हमारे पास, ध्यान दो कि रैंक ऑफ ए के पास भी 2 बॉक्स है और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के भी पास 2 बॉक्स है। तो ये हमारे पास रैंक ऑफ ए भी क्या आ गई हमारे पास 2। तो यहाँ से हमको पता चला, क्या पता चला कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए which is equal to 2। जब रैंक ऑफ ए बी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है, तो यहाँ से पता चलता है सिस्टम कंसिस्टेंट। पीछे लिखवाया था अपनी कॉपी में, देखिए सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाता है तो हमको मिलता है सोल्यूशन, तो यूनिक मिलेगा या फिर इनफाइनाइट मिलेगा। अब ध्यान, यूनिक कब मिलता है, हमने कहा था रैंक अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स की फुल आ जाती है। अब जैसे ए वाली जो मैट्रिक्स है यहाँ पे 4x3 की मैट्रिक्स है, और हमने कहा था रैंक ए की अगर एन हो या फिर रैंक ए की अगर एन से कम हो, एन यहाँ पे कितना है 3 और रैंक हमारी ए की कितनी आ रही है 2, तो रैंक हमारी एन से कितनी है कम। रैंक ऑफ ए हमारे पास 2 है जो कि 3 से कम है। यहाँ पे रैंक ऑफ ए 2 है जो कि 3 के इक्वल नहीं, तो ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस पॉसिबल है। तो यहाँ से हमको पता चला इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये वाली बात तो हमने पता कर ली कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे अगर ये वाली बात पूछ ली जाए आपसे, तो ये जो मिला देखो, यहाँ पे x था, यहाँ पे y, यहाँ पे z का कोफिशिएंट था, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और y प्लस 2y, ये वाली इक्वेशन बनी ना, ये यहीं पे बता देता, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और ये बना हमारे पास 2y प्लस 2z, नहीं नहीं y प्लस 2z इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ से एक फ्री हो गया, z या y कोई भी फ्री मान लो, लाइक मैं y को फ्री मान लेता हूँ, y को मैं r मान लूँ,
y को स्मॉल r, तो यहाँ से z हमको मिल जाएगा 3 माइनस r बाई 2, और x हम पहली वाली से निकालेंगे y माइनस जेड माइनस इस तरीके से 1 माइनस वाई की वैल्यू आर, जेड की वैल्यू माइनस का 3 का प्लस का डिवाइड बाई 2, अभी आ जाएगा 2 माइनस का 2r माइनस का 3 प्लस r डिवाइड बाई आर हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करो, यहाँ से x की वैल्यू r पे डिपेंड करती है, z r पे डिपेंड करती है ना, तो ये वाले सारे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। r की वैल्यू आप चेंज करते रहोगे और आपको सोल्यूशन मिलता रहेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल की हाउ टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। एक्चुअली कल मुझे बुखार आ गया था तो सर्वर दर्द कर रहा है, इसकी वजह से जो है थोड़ा आवाज में आपको डिफरेंस लग रहा हो, है ना। कोई बात नहीं, फिलहाल पढ़िए, आप देखो आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, थोड़ा शेयर और करिए हमारे चैनल को और थोड़ा लोगों से जुड़ाइए। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको अच्छा सा कंटेंट मिलेगा, कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं होगी, जैसा लोग कोचिंग में पढ़ाते हैं उससे भी बेहतर मैं पढ़ा दूंगा, तो पढ़िए तो आप पहले। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आइए, पेज नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2, पेज 47। ये हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है। मैं लिखता हूँ 2x प्लस वाई माइनस 2z, 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, और ये है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, और फिर है हमारे पास 3x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, फिर है हमारे पास x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 7। यहाँ से मैट्रिक्स आप बनाओ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा, 2 1 माइनस ऑफ 2, और फिर 1 1 1, फिर बनेगा 3 माइनस ऑफ 1 1, फिर बनेगा 1 2 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई, और यहाँ पे हमारे पास x y z, और फिर हमारे पास b जो है हमारे पास क्या है 2 4 2 7। ये भी नॉन होमोजीनियस का सिस्टम है। ये हमारा कैसा सिस्टम बन रहा है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, बी नॉन जीरो है, तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। ठीक है, नाउ अब हमारा काम क्या है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं सोल्यूशन के लिए, है ना। सोल्यूशन आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी, 2 1 माइनस ऑफ 2, यहाँ पे लिख लो 2, बचेगा 1 1 1, यहाँ पे आ गया 4, ये हो गया हमारे पास -3 -1 1, ये हो गया 2, और ये 1 2 3, ये जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, ये वाला हमारा मैट्रिक्स बन गया 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। अब जरा ध्यान दो, अब हमको इससे बनाना है, कन्वर्ट करना है रो इक्विवेलेंट फॉर्म का यूज कर, है ना। रो इक्विवेलेंट फॉर्म लगाएंगे, इससे लगाए ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब जरा देखो, 2 के नीचे वाली एंट्री को हमको 0 बनाना है, तो R2 में हमको वर्क करना है। अगर मैं R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर R1 में माइनस कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा। सिमिलरली R3 में हमको वर्क करना है, कैसा करना है, अगर मैं इस वाले में इक्वेशन में देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाले में 2 से कर दूं, तो 6 हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो मैं 2R3 कर दूँ, 2R3 माइनस 3R1, तो काम हो जाएगा। ऐसे R4 में वर्क करना है, तो R4 में मैं 2R4 कर दूँ माइनस का R1, तो मेरा काम हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मामला, आप लोग कर सकते हैं, है ना, इतना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है कुछ, भाई कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, उससे आप थोड़ी बच सकते। अब इसमें कह रहा है कि आप इसमें क्या करो, ये वाले ऑपरेशन यूज कर, हमें इन वाले में काम करना, R2 में R3 में R4 में। देखो मैट्रिक्स किसमें करना है, पहली वाली को हमको नहीं छूना है, उसको अपनी ही जगह पे रहने देना है। कह रहा है इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, फिर कह रहा है ऊपर वाले से माइनस करिए, तो 2 से 2 गया 0, फिर 2 से 1 गया 1, फिर 2 से माइनस ऑफ 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और क्योंकि 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 2 से 8 से जब 2 जाएगा तो हमारे पास 6। सिमिलरली कह रहा है R3 में इसको R3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, और R1 को कह रहा है कि मल्टीप्लाई करो 3 से, फिर माइनस करो, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये आ जाएगा 0। अब ध्यान दो,
ये हो गया माइनस का 2, ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई 3, तो -2 और -3 हो जाएगा -5। यहाँ पे आ जाओ फिर, ये हो गया 2 और ऊपर हो गया -6, और जब 2 से -6 जब जाएगा तो 8 आ जाएगा। सिमिलरली ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 4 से 6 जाएगा तो -1। अब जरा ध्यान दो, इसमें वर्क करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो कह रहा है। यहाँ पे देखो मैंने किया, 2 से करो फिर R1 से माइनस करो, 2 से मल्टीप्लाई करके R1 से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4, 4 से 1 गया तो 3 आ जाएगा। सिमिलरली हो जाएगा 4, 4 से 2 जाएगा, माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा क्योंकि माइनस का है। और से 14 से 2 जाएगा तो 12। देखो कैलकुलेशन रो इक्वलन फॉर्म करने में तो हो सकती है अगर मैट्रिक्स आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया तो। अब हमारे पास टास्क क्या आता है, इसके नीचे वाले इनको जीरो करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, R3 में आपको वर्क करना है। कैसा वर्क करना है कि अगर R3 में आप ऐड कर दो 5R2 तो मेरा काम हो जाएगा। R4 में आपको वर्क करना है, अगर मैं R4 से माइनस कर दूं, क्या माइनस करना है 3R2 तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखो 2 1 -2, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 0 1 4। इसको मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि हमें R1 R2 में वर्क नहीं करना है। अब कह रहा है इसमें 5 से आप मल्टीप्लाई करो, इसमें 5 से करो और इसमें ऐड करो, ये आ जाएगा हमारे पास। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। 20 20 में 8 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। 30 30 में 2 ऐड करेंगे तो ये भी 28 हो जाएगा। माइनस का 2 ऐड करेंगे। सिमिलरली अब कह रहा है 3 को हटाओ, आप यहाँ पे 5 को हटाओ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो फिर इससे माइनस करो तो आ जाएगा 0 और फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 12 और 6 से 12 गया तो -6, और फिर आ जाएगा 18 और 12 से 18 गया तो -6। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे -6 आ गया, यहाँ पे 28 28। तो अगर मैं, अब हमको क्या करना है, इसके नीचे वाली क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, हमको 0 करना पड़ेगा। तो करेंगे, इसके लिए हम क्या करें बताइए आप लोग। इस वाली क्वांटिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ -6 है, यहाँ पे भी -6, और ये 28 है, ये सेम क्वांटिटी है। तो अगर मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 28 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब ऑपरेशन क्या लगाना है, R4 में हमको वर्क करना है, ऐसा वर्क करना है और ऐड करना है कि R4 28R4 प्लस 6R3 अगर मैं कर दूं तो मेरे पास मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा 2 1 -2 2, और ये हो जाएगा 0 1 4 6, और फिर आ जाएगा ये 0 0 28 28, और ये हो जाएगा 0 0 0 0। इस तरीके का मैट्रिक्स मेरा हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, इस तरीके का जब मैट्रिक्स बन गया तो हमारा मैट्रिक्स किस में आ गया, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। और जब मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाता है ना भाई साहब रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, तो इस पर हम बनाते हैं बॉक्स। बॉक्स बनाते हैं, ये वाला इतना कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, होल मैट्रिक्स हमारा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में कोई भी बॉक्स नहीं बना, इसका मतलब क्या हुआ, जो रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स की हुई। अगर देखो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो बी वाला पार्ट होता है, बी वाले पार्ट में अगर कोई बॉक्स बन जाता है तो जो होगा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, लेकिन उसमें अगर कोई भी बॉक्स नहीं बनता है इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 है। सिमिलरली फुल मैट्रिक्स की भी रैंक 3 है। तो हमको पता चला रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए विच इज इक्वल टू 3। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट। और जब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन करेगा एक्सिस्ट, आइदर यूनिक और इनफिनिट। या तो यूनिक होगा या इनफिनिट। यूनिक होने के लिए कंडीशन है कि रैंक ऑफ ए क्या होनी चाहिए, या इनफिनिट होने के लिए कंडीशन है रैंक ऑफ ए क्या होनी चाहिए, कुछ कम होनी चाहिए आंसर। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास मैट्रिक्स कितनी थी, 4x3 की थी। ये मैट्रिक्स हमारी कितनी थी, 4x3 की थी ना। ये हमारे पास 4x3 की मैट्रिक्स थी, ध्यान दो। ये हमारे पास 4x3 की मैट्रिक्स थी। एन हमारे पास ये है 3, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 3,
तो हमारे पास रैंक हो गई फुल, तो फुल वाली केस के लिए यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ये इनफिनिट सोल्यूशन इसके पास नहीं मिल सकता। और हाँ, ध्यान देने की ये बात है कि जो भी मैट्रिक्स है 2x, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा x। कैसे दिखाते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2। यहाँ से देखो 2x माइनस वाई, 2x प्लस वाई माइनस का 2z इज इक्वल टू 2। और दूसरी इक्वेशन क्या बनी, y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। ये y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। और तीसरी इक्वेशन 28z इज इक्वल टू 28, 28z इज इक्वल टू 28। यहाँ से देखो z इज इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ से देखो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, यह जाएगा 2। यहाँ से देखो 2x इज इक्वल टू 2 माइनस y की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस प्लस 2z की वैल्यू 1, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 1। से पता चला x आ गया 1, y आ गया 2 और z। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ये हो गया सॉल्यूशन और कैसा हो गया यूनिक। भाई जो हमने आपको ग्राफ बताया है ना कि फिगर, तो जो स्टार्टिंग में हमने इसकी थ्योरी बताई, देखो अगर आप टर्मिनोलॉजी पकड़ गए ना किसी भी चैप्टर की, कोई भी चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले उसकी टर्मिनोलॉजी पे काम करो, इसकी लैंग्वेज क्या है, ये क्या कहता है, कैसे इसको करना चाहिए, फिर वो बहुत आसानी तरीके से हो जाता है। जैसे मैं कर रहा हूँ आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा, अब हमने नॉन होमोजीनियस पे 2 क्वेश्चन कर लिए। सर होमोजीनियस के भी बता दीजिए, नॉन होमोजीनियस तो करवा दिया, अब होमोजीनियस के लिए कैसे करें। अच्छा, होमोजीनियस के लिए और एक मेथड आपको बताते हैं। चलो अब हम आते हैं पेज नंबर 65 पे, आ जाइए आप। क्वेश्चन की लोकेशन हम आपको देते हैं 12, एमसीक्यू है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा है x, x प्लस वाई x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। और लास्ट में आता है हमारे पास x प्लस वाई प्लस, नहीं x माइनस वाई, ये दिस इज माइनस, इसको मैं हटाता हूँ, x माइनस वाई प्लस लेमडा जेड इक्वल टू। तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन। कह रहा वाई वैल्यू ऑफ लेमडा, वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। अब ये वाला क्वेश्चन, अब इससे कैसे डील किया जाए, है ना, देखो बताते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं ना तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन की क्या औकात क्यों सॉल्व ना हो, है ना। आ जाओ यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1, हो जाएगा 1 1 माइनस ऑफ 1, हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 1। यहाँ पे लेमडा, ये वाला हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पे आ जाओ एक्स वाई जेड लिख लो, फिर लास्ट में हमारे पास क्या है 0 0 है ना। ये देखो ए एक्स इज इक्वल टू 0 टाइप का बन गया, यहाँ पे बी हमारा 0 हो गया, तो ये होमोजीनियस सिस्टम हो गया। ये बात पता है आपको। अब होमोजीनियस, फॉर होमोजीनियस, यहाँ पे देखो फॉर होमोजीनियस, दो तरीके से और चीजें देखते हैं, आइदर डिटरमिनेंट 0 होगा या फिर डिटरमिनेंट नॉन 0 होगा। किसी भी मैट्रिक्स का या तो डिटरमिनेंट 0 होगा, अगर डिटरमिनेंट 0 हुआ इसका मतलब जो रैंक होगी वो फुल नहीं होगी, मतलब इस वाले केस के लिए इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे आपको। डिटरमिनेंट जब आप 0 करेंगे ना तो इस वाले केस के लिए आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। और जब डिटरमिनेंट नॉन 0 करेंगे ना तो इस वाले केस के लिए हमको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और यूनिक सोल्यूशन में क्या मिलता है, 0 सोल्यूशन। ये होमोजीनियस के लिए है, ये नॉन होमोजीनियस में मत अप्लाई कर देना। तो जो हमारे पास सिस्टम आया कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास बन ये वाली, इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ 1 1 1 1 1 माइनस 1, ये हमारे पास आ गई 1 1 1 1 माइनस 1, ये माइनस 1, ठीक। फिर है हमारे पास 1 माइनस 1 लेमडा, 1 माइनस 1 लेमडा। अब आप क्या करिए, इसका डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट निकालने पे क्या आएगा, देखो 1, यह जाएगा हमारे पास लेमडा माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस ऑफ 1, इसके जब करेंगे तो आ जाएगा लेमडा प्लस ऑफ 1, एंड प्लस ऑफ 1 इससे जब करेंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ, ये आ जाएगा हमारा लेमडा माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस लेमडा।
आ जाएगा माइनस का माइनस माइनस टू। अभी माइनस माइनस टू तो आ जाएगा हमारे पास लेमडा से लेमडा देखो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस टू दैट इज माइनस फोर विच इज नॉन जीरो। आपको पता चला कि डिटर्मिनेट नॉन जीरो है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि होमोजीनियस सिस्टम के पास यूनिक सोल्यूशन होगा। अभी जो मैंने पीछे थ्योरी लिखा यूनिक सोल्यूशन होगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई लेमडा आया ही नहीं, ध्यान दो कोई लेमडा बचा ही नहीं। जैसे मान लो अगर डिटरमिनेंट निकालते समय अगर मेरे पास ऐसा आ जाता है टू लेमडा माइनस टू विच इज नॉन जीरो, तो यहाँ से हमको पता चलता टू लेमडा इज इक्वल टू टू एंड लेमडा डज नॉट इक्वल टू वन, है ना। क्योंकि अगर लेमडा वन हो जाता तो ये जीरो हो जाता, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन दे देता डिटरमिनेंट, लेकिन डिटरमिनेंट तो किसी भी लेमडा के लिए जीरो नहीं होगा। लेमडा आप कोई भी ले आओ, लेमडा कोई भी रियल नंबर से ले आओ, किसी लेमडा के लिए डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा। और डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं हुआ तो सिस्टम के पास हमेशा कैसा सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। आई थिंक क्लियर हो गई ये बात, है ना। तो इस टाइप से हम होमोजीनियस सिस्टम को भी सॉल्व कर लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, कहो तो कोई और क्वेश्चन करा देते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पेज नंबर 65 पे है और क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, x प्लस लेमडा और y म्यू z इज इक्वल टू जीरो। दूसरा है x प्लस म्यू y प्लस लेमडा z इज इक्वल टू जीरो। तीसरा है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके से, है ना। अब हमको बताना है द सेट ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट इफ, मेरा सेट ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। अगर कंसिस्टेंट है तब तो ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अगर तुमने ध्यान से लेक्चर पढ़ा होगा ना तो आपको बहुत मजा आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन को देख। आप सबके पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लो। अब याद करो मैंने आपसे बताया था कि अगर हमारे पास सिस्टम होमोजीनियस बनता है ना, ध्यान है, अगर सिस्टम होमोजीनियस बनता है, ये क्या बना ax इज इक्वल टू बी, बी क्या है जीरो। अब बताया था होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, बताया था नहीं बताया था। तो इसमें लेमडा और म्यू की कुछ भी वैल्यू रख दो हमेशा ये कंसिस्टेंट ही बना रहेगा। कंसिस्टेंट होगा तो ये सोल्यूशन दे सकता है, आइदर यूनिक देगा, यूनिक में जीरो सोल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट आएगा। और यूनिक इनफाइनाइट किस केस में आएगा, अगर रैंक ए की लेस देन एन होगी तो इनफाइनाइट आएगा। एन क्या 3x3 की मैट्रिक्स यानी 3 से लेस होगी, और अगर रैंक ए की फुल हो गई ना 3, इस वाले केस में यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात है, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत आई थिंक आप लोगों को नहीं, है ना। तो आप क्या करिए, इतने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब ये आपका चैप्टर यहीं पे होता है आपका फिनिश, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। इस चैप्टर फिर मैक्सिमम 2 लेक्चर इस चैप्टर पे आएंगे और फिर 6 लेक्चर में आपका ये वाला यूनिट फिनिश हो जाएगा। और फिर मैं इसके नोट्स जो है आपको पीडीएफ करके अपने टेलीग्राम चैनल एस्पायर मैथ पे डाल दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी और अपनी पढ़ाई पे कैरी करिए। उसके बाद हम अलजेब्रा शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा, आपको सेट रिलेशन हर एक चीज समझ में आएगी बहुत अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।